मरीजों का हाल देखकर सबका दिल कांपता है। ये सिर्फ डॉक्टर के बस की बात है जो उन मरीजों को संभालता है और करके उनका इलाज एक नए जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। नमस्कार, हम्म। मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है गंगाराम हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वेद चतुर्वेदी जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे कोरोना महामारी का प्रकोप देश में इस समय भयानक रूप लेता जा रहा है, तो इस समय देश के सारे अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो खैर ये तो नहीं मानता हूं जी कि हॉस्पिटल चरमरा गई है, बट उसको इस तरह लीजिए जी कि आपको नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके घर में 10 गेस्ट आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, जी बट सडनली 5,000 आ जाएं जी तो हॉस्पिटल के को का ही नहीं, ये जैसे हमारा एंटिसिपेशन था। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, जी ये हम सबका ही काम था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे साइंटिस्ट हो, जी चाहे डॉक्टर्स हो, जी कि हमने ये एंटिसिपेट नहीं किया। इसमें हमारी फेल्योर जरूर मानूंगा हम्म कि यदि पेशेंट होंगे जी और उसमें जो 0.6% लोग क्रिटिकल होंगे, समझ लीजिए कोरोना कोरोना तो कोई ऐसी बीमारी है कि आप 100 लोगों को होगा तो 99 आप घर बैठे ही ठीक हो जाएंगे, जैसे जुकाम होता है। ओके बट जो 1% है, हम्म चूंकि ये जुकाम सरी का नहीं है, ये हाईली इन्फेक्टिव है, तो ओके एक दिन में 1 लाख केस होंगे, दूसरे दिन में 2 लाख होंगे, फिर 3 लाख होंगे। तो हम्म 3 लाख का 1% है तो वो हम्म ज्यादा होता है। हम्म 1% लोग यदि सीरियस होंगे तो हम्म उसके लिए हमने व्यवस्था नहीं बनाई। हमने अपने आईसीयू वैसे ही रखे हम्म कि भाई हमारा आईसीयू 100 बेड है, हम्म तो ये तो किसी ने नहीं बोला था हम 1,000 बेड भी बनाए जा सकते थे। वो हमारे कहीं ना कहीं प्लानिंग में चूक है हर तरफ से। हमने इवन एक्स्ट्रा बेड भी बना लिए, जैसे कोई कहे कि भाई आर्मी ने, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं, आई वाज लेफ्टिनेंट जनरल, मैं आर्मी में था पहले। ओके ओके तो यदि आर्मी 1,000 बेड का एक हॉस्पिटल बना लेती है, ओके या फिर कोई एक सामाजिक संस्था है, वो कहती साहब मैंने 1,000 बेड के एक बना लिया है, ओके बेड अकेले से नहीं होगा, आपको मैन पावर और ऑक्सीजन और कई चीजें उसके साथ चाहिए जो कि एक आईसीयू बनाती हैं। अच्छा, जैसे क्रिटिकल केयर। आपने अभी कहा कि 3 लाख पर डे करीब पेशेंट इस समय कोरोना से इफेक्टेड हो रहे हैं, जी हाँ। उसमें से कितने लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है? देखिए 1% लगा लीजिए आप। नॉर्मली 1% लोगों को हम मानते हैं कि उनको हॉस्पिटल की जरूरत है, ओके और हो सकता है कि 1-8% और भीड़ बढ़ाने के लिए आ जाएं, क्योंकि उसको तो नहीं मालूम ना बेचारे को वो सीरियस है कि नहीं। वो तो उसको कोरोना हो गया, वो घबराया हुआ आया आप हुआ है। देखिए, 1% की भी हॉस्पिटल में पूरे देश में व्यवस्था नहीं है। नहीं, पूरे देश में तो है, ऐसा नहीं है। जी है क्या हाँ कि जहां हो रहा है ये जो, जहां जहां मेट्रोज में हो रहा है, जी दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, रायपुर, इंदौर, हम्म तो उस जगह की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, हम्म वो इतनी नहीं है। हम्म एवरेज आईसीयू बेड्स जहां हैं हम्म उससे 10 गुना ज्यादा रिक्वायर्ड है। ओके आईसीयू बेड को मेंटेन करना भी आसान नहीं है। ओके इसीलिए किसी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं था कि 100 थे तो उन्होंने 500 बना लिए और खाली रखे हुए हैं। ओके एक्चुअली स्पीकिंग, जैसे वॉर होता है ना आर्मी में, ओके आर्मी क्या करती है, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम्म आपने वहां लेह में इतनी आर्मी क्यों बिठा रखी है? हम्म इसी कारण से, हम्म तैयारी यदि आपकी अच्छी होगी आप तभी लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं, तो तैयारी अभी नहीं है, आगे भी नहीं होने की चांसेस हैं। वेल, यदि हम आज भी नहीं सीखे तो बहुत नहीं, ऐसी बात नहीं है, सीखता तो है आदमी, जल्दी सीखता है। ये हम्म कंट्री रिसोर्सफुल है, हम्म ऐसी बात नहीं, हम कर लेंगे। उसके लिए टाइम जरूर 7-8-10 दिन का चाहिए। हम्म बट जो 7-8 दिन में जितनी मौतें होंगी हम्म उसका दुख है कि ऐसा क्यों हुआ। हम पहले से तैयार क्यों नहीं थे? हम तैयार हो सकते थे, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हम्म हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, हम्म हमारे पास पैसा भी है, हम गरीब देश नहीं है आज, हम फिर कर सकते हैं ये। फिर कारण क्या मेडिकल रहा? के मामले में, हम्म हम लोग बहुत से यूरोपियन कंट्री से भी आगे थे, ओके, सिर्फ हमने एंटिसिपेट नहीं किया। नहीं तो अब कारण क्या रहा है इसको फेलियर होने का? एंटिसिपेट होने का, फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमने कैलकुलेशन नहीं की। यदि आपने शादी में गेस्ट बुलाए हैं
और आपके पास पैसा भी है, रुपया भी है, लेकिन आपने कैलकुलेट ही नहीं किया कि 50,000 गेस्ट आएंगे, तो फिर आप तो 10,000 के लिए बैठे हुए थे, तो 50,000 कैसे आए? इसका मतलब था कि हमें तैयारी हमारी ठीक नहीं थी। तो इसमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स की भी कमी रही। नहीं, देखिए हॉस्पिटल जो है, जी। हॉस्पिटल हमेशा डे टू डे उसमें काम करते हैं। ये आता है जो हेल्थ प्लानर्स हैं कंट्री के, ओके। जो हेल्थ प्लानर्स हैं, ओके। ये वहां से आता है कि ओके। देखिए हम एंटिसिपेट करते हैं कि सेकंड पीक आएगी अप्रैल में, और उस समय हम चाहते हैं कि आप सब पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दीजिए। मतलब हमने तैयारी नहीं की, हमने सेकंड पीक की बात जरूर की थी। इनफैक्ट मुझे अभी तक मालूम है कि एक टीवी वाले ने मुझसे पूछा था, क्या हाउ श्योर यू आर कि सेकंड पीक आएगी? मैंने कहा आई एम वेरी श्योर कि सेकंड पीक आएगी। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, बट स्पेनिश फ्लू में भी 2 पीक आई थी, 3 पीक आई थी, और अमेरिका में भी हुआ, आपने इंग्लैंड में, यूके में देखा सेकंड पीक आई। तो हमने प्रॉब्ली उस चीज को बड़ा कॉम्प्लेक्स तरह से लिया कि नहीं यार, अब तो हमारे केसेस बहुत कम हो रहे हैं, अब पूरी कंट्री में 200 पेशेंट हो रहे हैं। मैं जानता हूं दिल्ली में जो बड़े लार्ज हॉस्पिटल खुले हुए थे, एक 10,000 बेड का, एक 1,000 बेड का, उनमें पिछले 2 महीने से एक भी पेशेंट नहीं था, नॉट ए सिंगल पेशेंट। तो उन्होंने कहा साहब हम 10,000 बेड का अस्पताल खोले बैठे हुए हैं, 1,000 बेड का पेशेंट खोले, कोई भी पेशेंट नहीं है, तो उनको बंद कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली एक बात फिर भी नहीं हुई कभी कि इस पे डिस्कशन कभी नहीं हुआ कि आईसीयू बेड को बढ़ाया जाए। इस पे डिस्कशन जरूर हुआ कि बेड ले लिए जाएं, भाई ऑक्सीजन बेड, फिर भी चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यदि हमने ऑक्सीजन बेड भी रखे होते 10,000 बेड, तो ये स्थिति नहीं होती। नहीं, तो इसमें आपने इससे पहले कभी अपनी ओपिनियन गवर्नमेंट में या कहीं जाहिर की? वेल कभी कभी आप सोचते हैं कि आप जब आप रिटायर हो जाते हैं गवर्नमेंट से, कि जब से आपसे कोई पूछे ना तब से आप बताएंगे नहीं, बट आई एम वेरी श्योर देयर आर पीपल जो कि गवर्नमेंट में बैठे हैं, विद्वान हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये चर्चा की होगी, मुझे तो एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट मैं हमेशा सोचता हूं कि जहां तक मैंने 1-2 महीने से प्रोग्राम टीवी सुने हैं और सबके व्यूज सुने हैं जो इस समय गवर्नेंस में हैं, ऐसी बात कभी नहीं हुई कि हम आईसीयू बेड की कैपेसिटी बढ़ाएंगे या हम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रॉब्ली जो क्रिटिकल केयर है, जो क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों को हमने उन पैनल्स में नहीं रखा कि यदि कोविड होगा तो ये नॉर्मल बेड से थोड़ी काम चलेगा। आपको चाहिए क्रिटिकल केयर वाले बेड, क्रिटिकल केयर वाले आपके ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। उसको देखिएगा कौन? मैं कहता हूं चलिए आप खोल लीजिए, आप एक आपका चैनल 1,000 बेड का हॉस्पिटल बना देता है, बट उसको मैनेज कौन करेगा? कोई एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर थोड़ी चाहिए, आपको क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट चाहिए जो कि डील कर सके ऑक्सीजन में, मास्किंग में, वेंटिलेशन में, ट्यूब में। बट यदि वो नहीं हो सकता, अभी हमने कल ही सुना आइडियल गंगाराम में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी रात को। वेल ऑक्सीजन की कमी देश भर में चल रहा है क्योंकि डिमांड ज्यादा है। देखिए एक चीज आपको एश्योर कर देता हूं, इस कंट्री में प्रोडक्शन की कमी नहीं है, बट जब डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो सिर्फ उसको टाइम, आप सिलेंडर भरने में भी टाइम लगेगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन में भी टाइम लगेगा। जहां 10 ट्रक आते थे और 100 ट्रक आएंगे तो ट्रकों को भी टाइम लगेगा, उसका अनलोडिंग फिलिंग में टाइम लगेगा। तो ये सब चीजें इस कारण हो रही हैं। ये नहीं कि हमारे पास, हमें कोई अमेरिका से इंपोर्ट करना है ऑक्सीजन, हमारे लॉजिस्टिक्स में इश्यू आ रहे हैं क्योंकि हम लोग तैयार नहीं थे। अच्छा, आपके हिसाब से साधनों की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है? डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी है किसी लेवल पे। तो मैनेजमेंट में सुधार कब तक कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपकी क्या सलाह है? नहीं, वो देखिए एक बात बहुत अच्छी है हमारे ब्लड में कि हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बहुत जल्दी कर लेते हैं। मैं आई कैन अश्योर यू कि 2-3 दिन में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट बेड की प्रॉब्लम जब तक हम इसको बहुत युद्ध स्तर पे नहीं लेंगे और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, चाहे और भी ऑर्गेनाइजेशंस है, सब मिलके यदि हम इस समस्या से लड़ेंगे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, एक नहीं, तब कहीं हम बैठ अक्सर जिस हॉस्पिटल में जिस सीनियर पोस्ट पर हैं, तो आपका पार्टिसिपेट इस काम में क्या हो सकता है और क्या करने वाले हैं आप इस काम की समस्या को दूर? देखिए, मैं इस हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, मैं एक क्लिनिशियन हूँ। मेरा काम एक्चुअली स्पीकिंग, मैं एक बड़ी पोस्ट से रिटायर हुआ। मैं इंडियन आर्मी का मेडिकल चीफ था, जिसको डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। 200 हॉस्पिटल मेरे अंडर में थे। तो मैं वो जानता हूँ, मैं सब चीजों को समझता हूँ। बट यदि पूछा जाए तो ऑक्सीजन सप्लाई, यदि मैं भी हूँ इस हॉस्पिटल का, मैं कुछ चीज और कहूँ कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो उसके कारण है, और कारण मैंने आपको अभी बताए हुए हैं। जब वो कारण मैंने, या तो डिमांड इतनी हो गई है, वो कहीं ना कहीं किसी को पता लगाना। इस समय जैसे युद्ध की स्थिति है, तो क्या हम लोग इस समय मर्यादा का अपना उल्लंघन अगर करके कोई चीज को दूर कर सकते हैं, तो क्या पॉसिबल नहीं है ये? देखिए, बेसिकली उसका एक सिंपल सा सिद्धांत है कि यदि मेरे घर में दूध की जरूरत है, जो कि नॉर्मली रोज 100 लीटर दूध आता था, आज मुझे 1 लाख लीटर दूध चाहिए, तो उसमें जो जो परेशानियां आएंगी, वही चीज ऑक्सीजन की सप्लाई में आ रहा है। इसमें एक आदमी को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, बट एक चीज को जरूर पिन पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि हर चीज की जिम्मेदारी है कि हम लोगों ने ये प्रॉब्ली, इस देश ने एंटिसिपेट नहीं किया था। जब आप एंटिसिपेट नहीं करेंगे, यदि कल के दिन चाइना की लड़ाई होती है, वॉर, और आपने ऑलरेडी वहां आर्मी नहीं रखी है, आपने एंटिसिपेट नहीं किया है, तो आप हार जाएंगे, जैसा 62 में हुआ था। नहीं छोड़िए, आप पिछली बातों को ना करके आगे के लिए सलाह दीजिए कि आगे क्या होना है और कैसे होना चाहिए। आगे यही है कि हमें एंटिसिपेट करना पड़ेगा। जो हमारे हेल्थ प्लानर्स हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, हमारे हेल्थ प्लानर गवर्नमेंट में हैं, दे मस्ट फोरकास्ट कि अगले 6 महीने में ऐसा ऐसा हो सकता है, और इतने इतने बेड की तैयारी होना चाहिए, चाहे पेशेंट आए चाहे ना आए। कभी कभी आपके प्रोडिक्शंस नहीं ठीक होते हैं, बट आप कहोगे कि नहीं, हमारे पास आपके हॉस्पिटल में एक, यदि दिल्ली में 22,000 पेशेंट रोज हो रहे हैं, तो 22,000 का 1% रोज चाहिए, और एक पेशेंट जब आपका बेड ऑक्यूपाई कर लेगा, तो अगले 20 दिन तक नहीं जाएगा वो, क्योंकि जो आया है, यदि आपको दिल्ली में समझ लीजिए 200 पेशेंट रोज एडमिट हो रहे हैं, तो 200 पेशेंट का मतलब है कि वो आपकी जो क्रिटिकल केयर है, वो 3-4 दिन में आपको कंप्लीट कर देंगे, और डिस्चार्ज भी नहीं होंगे वो। तो हमें ये हेल्थ प्लानर ये बताएंगे कि यदि आपको आगे क्या होने वाला है, ठीक है अभी तो हो रहा है, ये भी हो सकता है कि आगे 5 लाख केसेस पर डे होने लगे पूरी इंडिया में, हो सकता है, और जैसा अनुमान है कि इससे ज्यादा केसेस होंगे जो अभी हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, प्लानिंग ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग, वो तो आपने व्यवस्थाओं के बारे में बात की। अब मुझे ये बताइए कि कोरोना को लेकर जो एक आम पब्लिक में एक फियर है, पैनिक है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पैनिक से कभी कोई नहीं जीता है। पैनिक से ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है। जैसा मैं कई बार अपने एक वीडियो में भी बोल चुका हूं कि देखिए, इसको आप इस तरह लें कि यदि 100 पेशेंट कोरोना के होते हैं, तो 99 तो जैसे जुकाम होता है, जुकाम के लिए तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, जुकाम भी वायरल डिजीज है, वही वायरस से होता है। तो आप घर में, आपको पहले कहा करते थे कि आप यदि इलाज करेंगे तो 7 दिन लगेगा, नहीं इलाज करेंगे तो 1 वीक लगेगा। मतलब जुकाम का कोई इलाज नहीं है, वो अपने आप ही ठीक होता है। ऐसे ही कोरोना है, अपने आप ठीक हो जाता है 99%। पर इसकी भयानकता का प्रचार हुआ कैसे? इसीलिए हुआ कि इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक है हाईली इन्फेक्टिव है, जो जुकाम इन्फेक्टिव नहीं है। आज यदि इसके 100 पेशेंट हैं, तो कल 1000 होंगे, फिर 1 लाख होंगे। तो एक इसका चरित्र है कि ये हाईली इन्फेक्टिव है, जो कि और कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होंगे। उसमें 1% पेशेंट सीरियस हो सकते हैं। तो यदि लाखों में 5 लाख के पेशेंट हो जाएं, और 5 लाख का 1% ज्यादा नंबर होता है, जो कि क्रिटिकलिटी हो सकती है, तो वो उसके लिए हम मोस्ट लाइकली उसके लिए तैयार नहीं हुए हैं। बाकी हमने जनता को बहुत एजुकेट किया। प्रॉब्लम हो सकती है आपके हिसाब से? ठीक ठीक। जी हाँ, हमने जनता को एजुकेट किया था। और याद रखिए, माइल्ड केस के लिए जनता बहुत एजुकेटेड है। हमने बहुत अच्छा काम किया था, कंट्री ने ये काम किया था हमने, कि हमने शुरू से एजुकेट कर दिया था लोगों को।
तो कोई छोटी मोटी चीज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, उसको मालूम है मास्क लगाना है, हाथ धोना है, 6 गज की दूरी, ये सब हमने सिखा दिया था। बट क्रिटिकल केयर का काम तो डॉक्टरों को, हम लोगों को करना है ना, प्लानर को करना है, वो हम लोगों ने नहीं किया। डॉक्टर साहब, पिछले साल की अपेक्षा इसको कोरोना का इस बार एयर में जो माना जा रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस है पहले और आज की कोरोना में? देखिए, मोस्ट लाइकली जो पहली जो वेव थी वो माइल्ड केसेस था, तो हम हॉस्पिटल भी कंप्लेसेंट हो गया कि नहीं यार, कोरोना होता तो है, माइल्ड होता है और हमारे कंट्री में मोर्टेलिटी नहीं होती और कोई पेशेंट सीरियस नहीं होता, तो ज्यादा पेशेंट नहीं आते। तो हमको ये आइडिया धीरे धीरे 1 साल में हमारे दिमाग में बैठ गया था। सेकेंड पीक में मोस्ट लाइकली या तो म्यूटेशन हुआ है वायरस का, या डबल म्यूटेशन, जो भी कह लीजिए। अब वायरस एक तो यंग पेशेंट को इन्फेक्ट कर रहा है, दैट इज नंबर 1। दूसरा, सिर्फ खांसी और जुकाम ही नहीं है, और सिम्टम्स भी नए आ गए हैं, डायरिया हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। दूसरा, यंगर लॉट को इन्फेक्ट कर रहा है, और सबसे खराब चीज ये है कि इसकी जो मॉर्टिलिटी है, जो सीरियसनेस है, वो बढ़ गई है। इसलिए हॉस्पिटल में इतने लोग आने लगे। पहले कहाँ आए थे? लास्ट टाइम तो नहीं आए थे। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था हवा में अगर ये है तो हवा तो घर के अंदर भी आती है। वेल, ऐसा कहा जा रहा है, उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई इतने सारे केसेस कैसे हो रहे हैं, क्योंकि एक आध कोई पेशेंट बोलता था मैं तो घर से बाहर गए नहीं कभी। प्रॉब्ली साइंस के पास इसका पूरा आंसर अभी नहीं है, बट आ जाएगा। एज ऑन टुडे कोई बहुत सॉलिड प्रूफ नहीं है, एक प्रिजम्पशंस हैं कि शायद हवा में हो सकता है। इतना केस कैसे हो रहा है आज की कंडीशन में? आप इसके बचाव के क्या क्या उपाय बता सकते हैं आम आदमी के लिए? देखिए, प्रिवेंशन के लिए तो वही उपाय हैं जो हम 1 साल से कर रहे थे, चाहे म्यूटेशन हो, चाहे डबल म्यूटेशन हो, चाहे कितना ही विरुलेंट हो, कि आप मास्क लगाइए और मैं मास्क लगाऊं, तब अच्छा है। यदि आपके इवन कोरोना आपके घर में भी है, आपका कोई पेशेंट है, आप कहते हैं ना भाई अब मैं होम क्वारंटीन कर रहा हूं, तो 50 बार हमारे पास फोन आते हैं, साहब होम क्वारंटीन में मैं इसको छूं पेशेंट को कि नहीं छूं। तो जनरली होम क्वारंटीन में आप सब कुछ करिए, आप चाहे टॉयलेट भी शेयर कीजिए, आप उनको जाके खाना दे दीजिए, आप उन बेसिकली फेस टू फेस बात मत कीजिए विदाउट मास्क। यदि आप भी मास्क लगाइए, पेशेंट भी मास्क लगाएगा, हम भी तो डॉक्टर रोज पेशेंट देखते हैं, कोरोना के पेशेंट देखते हैं। आपके हिसाब से मास्क लगाने के बाद आदमी बच सकता है, सेफर हो सकता है? मास्क और वैक्सीन। देखिए, आज हमारे गंगाराम में भी 37 डॉक्टर्स को हुआ था कोरोना, और ऐसे पूरे देश में बहुत लोगों को हुआ, हजारों डॉक्टर्स को हुआ जिन्होंने वैक्सीन ले रखा था। तो बट इस बार का अंतर ये हुआ कि कोई फेटल केस नहीं हुआ, किसी आदमी को, कोई भी डॉक्टर को फेटल केस नहीं हुआ। इसका मतलब है वैक्सीन सही में आपको सीरियसनेस से बचाती है। अभी और डाटा इकट्ठा होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ मेरी ख्याल से 1% लोगों को ही वैक्सीन दिया गया है, तो ये पता चलेगा कि वैक्सीन देने से सीरियस केसेस में कितनी कमी आती है। चलिए डॉक्टर साहब, आने वाले वक्त के लिए कोरोना को लेके और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या पब्लिक के लिए क्या कहना चाहेंगे आप आम जनता के लिए? देखिए, सिर्फ एक ही चीज है, एक चीज सिग्नल चीज करनी है कि यदि आपको माइल्ड डिजीज है, खांसी जुकाम है, तो आप घर में रहिए, कहीं नहीं जाइए, दैट इज नंबर 1। यदि आपको लगता है कि आप एक पल्स ऑक्सीमीटर और खरीद लीजिए घर में। पल्स ऑक्सीमीटर में आपका लगता है कि ऑक्सीजन 94 से कम हो रहा है, तो तुरंत भागने की जरूरत नहीं है, वेट कीजिए। आपको लगता है कि नहीं 94 से नीचे 93, फिर 92, 91, आपको लगता है कि अच्छा ये परसिस्टेंटली लो जा रहा है, और आपको थोड़ा ब्रेथलेसनेस भी होती है बाथरूम जाने में, तो आपको लगता है कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाया जाए? ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हम सबको मालूम है कि या तो आप उल्टे लेट जाइए, प्रोन पोजीशन जिसे बोलते हैं, जो बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं कि आप उल्टे लेटेंगे तो आपका लंग एक्सपैंड होता है। और ये आज की बात नहीं, बहुत दिनों से सबको मालूम है कि यदि आप प्रोन पोजीशन लेंगे और 2 घंटे 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, तब आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। तो ये इसके लिए तो कोई दवाई की जरूरत नहीं है, तो आप घर में भी कर सकते हैं। यदि इससे भी आपका ऑक्सीजन ठीक नहीं हो रहा, तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर ले लीजिए या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले लीजिए, दोनों में से एक चीज ले लीजिए, और ऑक्सीजन आप करेंगे से 2 to 5 लीटर्स पर मिनट, तो आपका बढ़ जाएगा ऑक्सीजन। यदि इन चीजों से भी ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा, आपने 1-2 दिन देख लिया, तो आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके सीटी स्कैन कराइए। सीटी में यदि आपको माइल्ड डिजीज है लंग्स में, उस पर लिखा रहता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड है तो यही कंटिन्यू करते रहिए, ठीक हो जाएंगे। नॉर्मल जो दवाइयां ले रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन,
उससे ठीक हो जाएंगे। बट यदि आपकी मॉडरेट डिसीज है और सीवियर डिसीज है, आपको डॉक्टर के सुपरविजन में आपको स्टेरॉइड की जरूरत पड़ेगी। स्टेरॉइड से आप 99% ठीक हो जाएंगे। यदि स्टेरॉइड से ठीक नहीं होते हैं तो फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिशन होके फिर कई और दवाइयां दी जाती हैं जो एक्सपेरिमेंटल है। डॉक्टर साहब, मास्क लगा के घर के बाहर वॉकिंग की जा सकती है? जी हाँ, मास्क लगा के घर वॉकिंग की जाती है। क्यों? कि अपनी रूटीन रखिए, अपनी हेल्थ मेंटेन करके रखिए। यदि आप घर में, मेरा मतलब है कि आप घर में रहिए। घर में रहने का मतलब है कि आप सोशलाइज मत कीजिए, बट अपनी हेल्थ के लिए आप घूमिए फिरिए, हेल्थ बनाइए, उससे इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे? मैं यही 2 चीजें जरूर बोलना चाहता हूँ। एक, पैनिक ना करें, क्योंकि काम करने के लिए कोई ऊपर से नहीं आने वाला, हम ही को काम करना है ये चीज। तो हम एक दूसरे को ब्लेम ना करें, हम इसका सॉल्यूशन निकालें इस चीज का कि भाई जिस बीमारी में 100 में से 99% ठीक हो जाते हैं, तो 1% जो आदमी सीरियस हो जाता है उसके लिए इंतजाम किया जाए, उसके लिए बेड का, उसके लिए ऑक्सीजन का, उसके लिए डॉक्टर का। ये एक हम करना चाहें तो हम इसको जीत सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना भी कीमती समय दिया हमें। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू।